मां सरस्वती की वंदना के साथ अब आगे बढ़ते हैं। मंच पर आसीन है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अतिथियों का स्वागत अपने उद्बोधन से करें और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दें। माननीय श्री संदीप सिंह जी। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हमारे इस कार्यक्रम में पधारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक माध्यमिक एवं वित्त श्री दीपक कुमार जी और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित सभी पधारे हमारे सभी सम्मानीय शिक्षकगण, अतिथिगण, हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए सभी विभिन्न जनपदों से जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण, आप सभी का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं मां भारती के सपूत, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एक आदर्श शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनकी जन्म जयंती पे सवनीय नमन करता हूं। आज शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पर शिक्षकों के अथक समर्पण और अटूट प्रयासों के लिए आज अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं यहां उपस्थित समस्त सम्मानीय शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अज्ञानता के काले बादल हटा करके बच्चों में ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं, जो सदैव सत्य मार्ग पर चलना सिखाते हैं, वही असली पथ प्रदर्शक कहलाते हैं, वही असली पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। यह पंक्तियां मैं उन सभी पूज्य शिक्षकों को समर्पित करता हूं जो मिट्टी जैसे बालमन को सगुण संस्कारों से सृजन कर एक अनुशासित, रचनात्मक और ज्ञानशील व्यक्ति का निर्माण कर आदर्श मूर्त रूप प्रदान करते हैं, उनको उनके भविष्य के लिए तैयार करते हैं। जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ली है, उनके नेतृत्व में आज हमारा शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से सुनियोजित और पारदर्शिता के साथ सुचारू रूप से हर एक बच्चे तक बेहतर से बेहतर शिक्षा की सुविधा को पहुंचाने के लिए हमारा विभाग आज कार्य कर रहा है। आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश भर में सभी शिक्षण व्यवस्था को सुशासन से संचालित करने के संकल्प से हमारे प्रदेश में कई कार्यक्रम सफलतापूर्वक सफल हुए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी और प्रगतिशील सोच को लेकर के विभाग इस शैक्षणिक सत्र में महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत पारदर्शी व्यवस्था एवं सुशासन स्थापित करने में माननीय मुख्यमंत्री जी का सक्रिय नेतृत्व एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा विभाग को एक महत्वाकांक्षी विजन दिया गया और उनके नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत मिशन, विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने का और शिक्षकों की भर्ती, मानव संपदा प्रणाली तथा
शिक्षा व्यवस्था में गुड गवर्नेंस एवं पारदर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य संचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि हर एक अभिभावक के खाते तक पहुंचा करके बच्चों के लिए स्वेटर, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्कूल बैग आदि उपलब्ध कराए जाने की भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला करके हर एक बच्चे तक पहुंचाने का कार्य आपके नेतृत्व में किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के सशक्तिकरण हेतु सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिक्षकों को अपनी सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण हेतु अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस दिशा में हमारे विभाग द्वारा मानव संपदा पोर्टल का निर्माण किया गया, जिस पर अध्यापकों के अवकाश, वेतन भुगतान, स्थानांतरण, सेवानिवृत्त लाभ आदि ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से इन सारी सुविधाओं को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से भी धीरे धीरे मुक्त करके उनको पूर्ण रूप से उनका ध्यान बच्चों की शिक्षा के ऊपर उनको उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए केंद्रित हो सके, हमारी सरकार के द्वारा इस दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। वर्तमान सत्र में प्रदेश के अधिक से अधिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी प्रगतिमान है। सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान एवं अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से आज प्राथमिक विद्यालयों के 2,09,863 अध्यापकों के लिए टैबलेट वितरण किए जाने की भी कार्यवाही प्रगतिमान है, जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। दो 2,09,863 टैबलेट के अतिरिक्त इस वर्ष के अंत तक प्राथमिक विद्यालय के उपयोगार्थ 10,375 टैबलेट तथा 8,778 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उपयोगार्थ कुल 17,556 टैबलेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार से चरणबद्ध रूप से प्रत्येक विद्यालय, उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में 2 टैबलेट की व्यवस्था की सुविधा को पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा इस वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु एवं कक्षा और शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना करने की भी कार्रवाई गतिमान है। सभी छात्रों को आंगनबाड़ी से लेकर के उच्च शिक्षा तक एक यूनिक आईडी देते हुए सशक्तिकरण करने के लिए अवसर यानी एक्यूर्ड वेरीफाइड स्टूडेंट अचीवमेंट रिकॉर्ड पोर्टल आईडी का भी शुभारंभ किया जा रहा है। आज के समारोह में जिन कार्यक्रमों टैबलेट, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास का शुभारंभ कराया जा रहा है, उसके साथ ही इसी वित्तीय वर्ष में और 27,000 टैबलेट वितरण कर कार्य किया जाएगा। 4,000 आईसीटी लैब विकसित किए जाएंगे और अवशेष सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का भी सेटअप किया जाएगा। इस वर्ष सभी को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र जो स्कूल के साथ संचालित हैं, उनमें फर्नीचर वितरण की कार्रवाई की जाएगी। 300 से अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उच्चीकरण कर उनका लोकार्पण करते हुए अगले सत्र से कक्षाएं प्रारंभ करने की भी कार्रवाई गतिमान है। 928 पीएम श्री विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का संचालन अगले वर्ष से करने की कार्रवाई की जा रही है। सीएम अभ्युदय विद्यालयों का भी इस साल विकास प्रारंभ किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी बच्चों को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस
इंग्लिश ट्रेनिंग आदि के लिए भी ऑनलाइन डिजिटल मॉड्यूल विकसित कर शिक्षक और बच्चों के लिए समर्पित किया जाएगा। आज अंत में मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम, जिनके लिए आज ये कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया गया है, हमारे ऐसे सभी शिक्षक जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से आज यहाँ पर इस स्थान तक पहुंचे, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। यहाँ पर उपस्थित सभी वो शिक्षक जो अपने अपने जनपदों में उत्कृष्ट कार्य करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं और जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आज शिक्षक दिवस पे एक बार पुनः उन सभी उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों को मैं अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सब लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, मैं उनका हृदय से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज का ये आयोजन शिक्षकों के सम्मान का तो है ही, लेकिन वास्तव में एक नए युग के प्रारंभ का भी है। डिजिटल क्रांति के द्वारा, डिजिटल लर्निंग के द्वारा किस तरह से कक्षा शिक्षण, पठन पाठन को और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है और साथ ही लर्निंग बाय डूइंग की कक्षाएं किस तरह से चलाई जा सकती हैं, डेटा संग्रह कैसे किया जा सकता है, सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान किस तरह से हो सकता है, डिजिटल कंटेंट कैसे तैयार किया जा सकता है, ये सभी बातें निपुण प्रदेश बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आज मैं स्मार्ट क्लास सेटअप और आईसीटी लैब के जो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा होगा, उसके प्रमाण पत्र वितरित करके हम उसका शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि सबसे पहले जो हम 18,381 स्मार्ट क्लास सेटअप शुरू करने जा रहे हैं, 5 लोगों को कार्यान्वयन प्रमाण पत्र दें। सबसे पहले श्रीमती ममता वर्मा, सहायक अध्यापक, मोहनलालगंज। स्मार्ट क्लास सेटअप में 75 इंच का आधुनिक टच स्क्रीन पैनल लगेगा। श्रीमती मीनाक्षी उपाध्याय, बीकेटी से, सहायक अध्यापक। श्रीमती उपमा देवी, चिन्हट से, सहायक अध्यापक। श्रीमती शाबिस्ता खान, सहायक अध्यापक, गोसाईगंज से। श्री प्रकाश चंद तिवारी, प्रधान अध्यापक, सरोजनी नगर से। और अब 880 विकास खंडों में जो आईसीटी लैब्स का शुभारंभ होगा, उसके लिए भी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। श्री विमल मिश्रा, लखीमपुर खीरी से, सहायक अध्यापक। श्रीमती हेमा मौर्य, हरदोई से। तालियां थोड़ा और हों तो मज़ा आ जाए। श्रीमती वंदना दीक्षित, उन्नाव से। बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है जिसमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। श्रीमती दीपिका सिंह, रायबरेली से। और श्री मनोज कुमार कनौजिया, सीतापुर से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इन दोनों कार्यक्रमों से, चाहे स्मार्ट क्लास सेटअप हो या आईसीटी लैब हो, इन सब से एक क्रांति आएगी और हम, जैसा कि आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने छात्रों को तैयार कर पाएंगे। आज के इस आयोजन में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है, उसका क्या लाभ होगा और क्या परिदृश्य होगा, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। संसार में एक शिक्षक ही है जो ज्ञान की पूंजी से मनुष्य की उन्नति का, उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों और छात्र छात्राओं हेतु अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के 2,09,000 शिक्षकों को टैबलेट्स के वितरण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है। इन टैबलेट्स में शिक्षकों हेतु लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ शैक्षणिक कंटेंट, कार्य योजनाओं जैसे कि मिड डे मील की मॉनिटरिंग, निपुण प्रेरणा ऐप द्वारा सूचना संकलन एवं मॉनिटरिंग, मानव संपदा ऐप द्वारा ऑनलाइन सैलरी स्लिप, लीव व प्रतिवर्ष दी जा रही टीबीटी के सूचना संकलन एवं वेरिफिकेशन करना शिक्षकों के लिए सुगम हो जाएगा। उसके साथ ही निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आईटी प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु
प्रत्येक विकास खंड के 880 BRC में स्थापित किए जाने वाले आधुनिक ICT लैब, जिसमें इंटीग्रेटेड फ्लैट पैनल, कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ साथ 7 हाई स्पीड कंप्यूटिंग सिस्टम, रिमोट टीचिंग एवं क्लास कोलैबोरेशन हेतु लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, पावर बैकअप जैसे अन्य उपकरण उपलब्ध होंगे, जिससे ICT लैब द्वारा प्रदेश में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा और विभागीय अधिकारियों एवं शिक्षकों को क्षमता संवर्धन, स्किल डेवलपमेंट किया जाना आसान हो जाएगा। इन ICT लैब्स का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है। वहीं अपर प्राइमरी स्कूल में 18,381 स्मार्ट क्लास सेटअप, जिसमें 75 इंच का इंटीग्रेटेड फ्लैट पैनल एवं MDM सहित कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, NCERT एंड SCERT का 1 से 8 तक की क्लास का एजुकेशनल कंटेंट एवं क्लास कोलैबोरेशन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, 3 वर्षों हेतु 4G इंटरनेट डेटा, पावर बैकअप के साथ अन्य उपकरण उपलब्ध होंगे। इसका भी विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। ये सभी योजनाएं जैसे स्कूलों में टैबलेट डिवाइस, लगभग 40,000 स्मार्ट क्लासेस और 4,000 से भी अधिक ICT लैब्स का संचालन 3 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो 2017 से प्रति वर्ष शिक्षकों को सम्मानित करती आ रही है, इस बार भी प्रत्येक जनपद से एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक व माध्यमिक विद्यालयों के 19 शिक्षकों को उनकी कार्य कुशलता, दक्षता हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान स्वरूप शिक्षकों को एक प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह और 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। शिक्षा ही एकमात्र आधार है। इस विजन को अंगीकृत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की समग्र विकास, सुशासन, उन्नत प्रदेश की परिकल्पना साक्षात रूप ले रही है। उत्तर प्रदेश सक्षम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उन्नति का बस एक ही आधार, शिक्षा का जब हो प्रसार। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्व के सभी शिक्षकों को नमन करता है। अभी आपने जाना आज जिन कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है, वास्तव में ये बहुत दूरगामी असर दिखाएंगे और वास्तव में हम सब मिलकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। और अब जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 लाख से अधिक शिक्षकों को टैबलेट दिए जा रहे हैं। प्रतीक स्वरूप 5 शिक्षकों को यहाँ टैबलेट दिए जाएंगे, जिससे शिक्षण में और हम डिजिटल क्रांति के साथ और प्रभावी ढंग से कक्षा शिक्षण को कर सकें और रजिस्टर भी अब डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि प्रतीक स्वरूप 5 शिक्षकों को ये टैबलेट प्रदान करें। इस क्रम में मैं सबसे पहले बुला रही हूँ श्रीमती नाजिया फैयाज को सरोजनी नगर से, श्रीमती संगीता श्रीवास्तव BKT से, सारे प्रोग्राम और एप्स इसमें मिलेंगे जितने भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। श्री प्रदीप कुमार सिंह माल से, श्रीमती प्रतिष्ठा सिंह गोसाईगंज से और काकोरी से श्रीमती अंजलि सक्सेना जी। 2 लाख से अधिक शिक्षकों को ये टैबलेट मिलेंगे। प्रति विद्यालय 2 टैबलेट दिए जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये शुरुआत है डिजिटल क्रांति की शिक्षा के क्षेत्र में। मंच पर आसीन हैं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस सुअवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श संवाहक उत्तर प्रदेश के जनप्रिय पूजनीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी माननीय मंत्री संदीप जी, प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, आज के कार्यक्रम में सम्मानित हो रहे गुरुजन,
सभागार में उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं और सभी शिक्षकगण, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। दिनांक 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में जन्म लेने वाले भारत के सर्वोच्च अलंकरण, भारत रत्न से भी विभूषित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन को एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जा रहा है। उनकी भावना के अनुरूप उनके जन्म दिवस को संपूर्ण भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन जी के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का मानना था कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है तथा उसके द्वारा समाज की व्यवस्था में एक व्यापक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे सांस्कृतिक विकास की पुनर्स्थापना होती है और सामर्थ्यवान नागरिकों के माध्यम से सशक्त राष्ट्र विकसित होता है। इसी भावना के साथ आज इस समारोह में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के चयनित 14 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के चयनित 5 शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय एवं अनुदानित विद्यालयों के 75 शिक्षकों को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार 2022 से प्रदान किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, उसमें सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य शिक्षकों का चयन और समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन करके अनवरत सुधार किए जा रहे हैं। शिक्षा चयन में साक्षात्कार समाप्त कर केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई है और नई प्रक्रिया से राजकीय विद्यालयों में 6314 सहायक अध्यापक, 1919 प्रवक्ता एवं 79 प्रधानाध्यापकों का चयन तथा 808 प्रधानाध्यापकों और 166 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति प्रदान की गई है। इस प्रकार सहायता प्राप्त विद्यालयों में 27,337 सहायक अध्यापक, 5,281 प्रवक्ता और 1456 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। मान्यवर, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि माध्यमिक शिक्षा विभाग इस वर्ष सभी शिक्षकों के अधिष्ठान सुविधाओं का मानव संपदा पोर्टल में एवं मान्यता प्रकरण को ऑनलाइन करने जा रहा है। इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का शताब्दी समारोह वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी सभी राजकीय विद्यालयों के लिए टैबलेट, स्मार्ट क्लास का सेटअप, ICT लैब का सेटअप के लिए निविदाएं प्रचलित हैं, जिसको अतिशीघ्र पूर्ण करके वितरण कराया जाएगा। नवीन संस्कृत परिषद भवन का शिलान्यास किया जाएगा तथा वर्ष 12 नवीन संस्कृत विद्यालयों के भवनों का शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार किया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, इस अवसर पर यह अवगत है कि प्रज्योत अलंकार के तहत सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण की कार्य योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बड़े विस्तार के साथ में आपके समक्ष सारी बातें रखी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि देखा जाए तो ये पुरस्कार
आपको उस समय भी मिला जब आप विद्यार्थी के रूप में थे और आपने रात और दिन मेहनत करके एक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग से नियुक्ति पत्र लिया था। वो भी आपके लिए एक पुरस्कार के रूप में था। वो आपकी मेहनत का प्रतिफल था कि आपने विद्यार्थी जीवन में जो मेहनत की। आज जो आपको पुरस्कार दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो उत्कृष्ट कार्य रहा शिक्षा के क्षेत्र में, उसका ये प्रतिफल है कि आपके लिए मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सुशोभित किया जा रहा है और अध्यापक पुरस्कार से सुशोभित किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपको ये पुरस्कार आज दिया गया है, उसी प्रकार से आप बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही निष्ठा के साथ में बच्चों के भविष्य के प्रति सजग रहेंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि धनवानों का जो धन होता है वो निर्धनों के क्या होता है, धरोहर होती है, और बलवानों का जो बल होता है वो निर्बलों की धरोहर होती है। इसी प्रकार से शिक्षकों का जो ज्ञान होता है वो विद्यार्थियों की धरोहर होती है। आप इस धरोहर के लिए बहुत ही ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, कर्मठता के साथ और एक धर्म समझकर जिस प्रकार से आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, और बच्चों का भविष्य इन बच्चों के आधार पर ही बनता है, क्योंकि आप सर्विस में हैं, सर्विस से जो कुछ प्राप्त होता है उससे आप अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं। तो जिनके वजह से ये प्राप्त होता है उन बच्चों के भविष्य की भी पूरी जिम्मेवारी आपकी है। मैं आज ये भी कहना चाहूँगी कि बच्चे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है हर प्रकार से, लेकिन जो आध्यात्मिकता की कमी है, मानसिक रूप से जो कमजोर हैं, जहां उनके अंदर ये भावनाएं नहीं आई हैं कि माता पिता के चरण छूने से हमें क्या आशीर्वाद मिलेगा, गुरुदेव के चरणों में सिर नवाने से क्या आशीर्वाद मिलेगा, धार्मिक पुस्तक पढ़ने से हमें क्या आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं आज ये कहना चाहूँगी कि सुबह के लिए जो प्रार्थना होती है, राष्ट्रीय गीत होता है, उसमें 2 मिनट का समय सुविचारों के लिए आप जरूर रखें कि बच्चों के समक्ष सुविचार रखे जाएं, आध्यात्मिक विचार रखे जाएं, जिनसे उनकी मानसिक स्थिति भी मजबूत हो और वो समझें कि समाज में रहकर हम किस प्रकार से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। किताबों के अध्ययन के अतिरिक्त जीवन में आध्यात्मिक जीवन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, ये आप ध्यान में रखें। अंत में मैं शिक्षक दिवस के इस पुनीत अवसर पर शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी को बधाई देते हुए ये आशा करती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हम एक श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित करेंगे और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाले सक्षम एवं सुयोग्य नागरिक बनाने के पुनीत कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जारी करेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ जितने हमारे शिक्षक हैं जो सम्मानित हुए हैं, यहाँ जितने शिक्षक आए हुए हैं और शिक्षा विभाग के समस्त पदाधिकारी, उन सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात के लिए विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। हम सबका लक्ष्य है और संकल्प है प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाना। इसमें जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अभिभावकों की है, उससे कहीं ज़्यादा शिक्षकों की भी है। और इस दिशा में हमारे शिक्षकों ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, उसके लिए आज 94 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें से 75 बेसिक शिक्षा के हैं और 19 माध्यमिक शिक्षा के। लेकिन यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा 6 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन्हें
सम्मानित करें। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूं मिर्ज़ापुर की श्रीमती मधुरिमा तिवारी जी को। स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और शॉल के माध्यम से आप सबको सम्मान राशि आपके खातों में जा चुकी है 25,000 रुपए की। शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ और आपकी तालियों की शुभकामनाएं भी मिलें। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के श्रद्धा प्रणाम होंगे आपकी तालियां। श्री प्रभुनाथ प्रसाद जी महाराजगंज से, आप सबकी तालियों में इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की तालियों की आवाज़ होनी चाहिए। शिक्षकों का नमन कर रहे हैं हम। श्रीमती सविता सिंह जी रायबरेली से, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया शॉल से सम्मानित कर रही हैं। प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान करके आशीर्वाद दे रहे हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। श्री राम शरण शाक्य जी प्रधानाध्यापक हैं कन्नौज से। श्रीमती नीतू यादव प्रधानाध्यापिका कासगंज। तालियों का अपना संगीत होता है। श्री समर बहादुर सहायक अध्यापक भदोही। और इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का सम्मान होगा। इस क्रम में सबसे पहले श्री ओम प्रकाश सिंह जी प्रधानाचार्य गोरखपुर माध्यमिक शिक्षा के, आप सभी को शॉल, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर मंच पर सम्मानित किया जा रहा है और सम्मान धनराशि 25,000 रुपये आप सबके खाते में जा चुके हैं। श्री प्रहलाद अध्यापक आगरा, तालियां कम होती हैं तो सूना सा लगने लगता है। श्रीमती रेणु त्रिपाठी जी अध्यापिका विज्ञान गाजियाबाद। श्री नरेंद्र सिंह जी प्रधानाचार्य फतेहपुर। आपकी तालियों से ही इन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और तस्वीर अच्छी बन जाती है। श्रीमती जतिंदर वालिया लखनऊ से। तालियां बजती रहें तो कितना अच्छा लगे। और डॉक्टर मृदुला शर्मा प्रधानाचार्य मेरठ से। एक बार सभी शिक्षकों के लिए तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। स्कूलों का कायाकल्प करके डिजिटल क्रांति के माध्यम से आज एक शिक्षा के जगत में एक नए डिजिटल युग का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनका मार्गदर्शन हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी प्रेरणा बनता है और बल भी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने मार्गदर्शन और आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, आपकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी,
अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक श्री दीपक कुमार जी, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे शिक्षकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की पावन जयंती है, जिसे पूरा देश बड़ी श्रद्धा और समर्पण के भाव से शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत के लिए समर्पित किया था, उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक शिक्षक से लेकर के भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक जाना, यह हर एक शिक्षक के लिए एक नई प्रेरणा है। अपने कृतित्व से व्यक्तित्व का निर्माण करना और उस व्यक्तित्व की विराट छाया में पूरे देश को एक नई दिशा देना, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व से हर व्यक्ति परिचित है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में उनका स्पष्ट कहना था कि वह राष्ट्र निर्माता है, और राष्ट्र निर्माता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका हम सबके लिए अत्यंत उल्लेखनीय है। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने शिक्षकों की इस परंपरा को भले किसी रूप में, लेकिन उसको मान्यता दी, उसको सम्मान के साथ श्रद्धापूर्वक समाज में एक विशिष्ट स्थान देने का कार्य भी किया। लेकिन समय के अनुरूप इसमें दोनों पक्ष इसके सामने आते गए। एक पक्ष जो उसका उज्जवल पक्ष था, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए, राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करते हुए एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाला पक्ष एक उज्जवल पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष उसका कृष्ण पक्ष भी है। कृष्ण पक्ष जब ट्रेड यूनियन की तरह कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से विरत होकर के दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठ करके अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका एक कृष्ण पक्ष भी हम सबको, पूरे समाज को देखने को मिलता है। और समाज भी उस व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखता है, उनके प्रति कोई श्रद्धाभाव नहीं होता है। एक तिरस्कार का भाव समाज के मन में दिखता है। यह उसका एक उज्जवल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रख करके शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को
समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्य हम सबको करना होगा। याद करिए 2 वर्ष पहले जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया था, तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि जब सूची मैंने देखी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं होगा, जो कभी जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा भाई इन लोगों का नाम क्यों दिया, इनको तो मैं रोज देखता हूं घूमते हुए, स्कूल कभी जाते नहीं है, ये न्यू को सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, न्यू को खोखला करने वाले लोग हैं, इनका नाम कैसे आ गया। और फिर पूरी सूची को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने विभाग को दी और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को, बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को, जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी 94 शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश भर के उन सभी गुरुजनों का, एक शिक्षक तो हमेशा शिक्षक होता है, जो वर्तमान में है, जो इससे पहले अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं लेकिन समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और शिक्षक दिवस की बधाई भी मैं उन सभी के प्रति इस अवसर पर व्यक्त करता हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर, और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि सरकार ने इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाज के एक निर्माता के रूप में, राष्ट्र के एक निर्माता के रूप में आप सबकी भूमिका को आगे बढ़ाने और उससे वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। अगर हम समय के अनुरूप नहीं चलेंगे तो फिर समय हम सबको पीछे धकेल देगा, हम पिछड़ जाएंगे। प्रगति और विकास की दौड़ में हमारा कोई स्थान नहीं होगा, और विकास और प्रगति के इस दौड़ में हम पीछे न रह जाएं, हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के समाज को दिशा देते हुए रहें। इस भूमिका के साथ हम सबको स्वयं को तैयार करना होगा। और आज जिस तेजी के साथ आपने देखा होगा, यही एक दूरदर्शिता होती है। चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने चैलेंज को स्वीकारा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री के पद का दायित्व संभाला, उस समय उन्होंने स्कीम कुछ जारी की, जैसे जनधन अकाउंट जारी किया। 48 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोले गए। तो जिन लोगों में दूरदर्शिता नहीं थी वे कहते थे सब खाली अकाउंट क्यों खोले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं था कि इसका उपयोग कैसे किया जाना है। वे कहते थे कि ये सब गरीबों का अपमान हो रहा है। और उस समय विपक्ष के लोगों ने तमाम प्रश्न खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 8.5 करोड़ गरीबों के बैंक में अकाउंट खोले गए। पहली बार इनके अकाउंट खुले थे, लेकिन जब 2020 में कोरोना महामारी आई थी और कोरोना महामारी में
अगर इन 48 करोड़ परिवारों के बैंक में अकाउंट नहीं होते, अनुमान करिए अपने घर की किसी भी आवश्यकता के लिए, सरकार की किसी भी योजना का लाभ देने के लिए इनको बैंकों के पास जाना होता या राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी को हर व्यक्ति के घर में पहुंचना होता, क्या स्थिति होती। हम कोरोना से निपटते कि उनके घर में चेक लेके दौड़ते और फिर वह व्यक्ति बैंक में जमा करने के लिए आता, क्या स्थिति होती। लेकिन जनधन अकाउंट ने डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, एक साथ करोड़ों लोगों के खाते में पैसा चला गया। मीडिएटर भी समाप्त, जो बीच के दलाल हुआ करते थे उनकी दुकानें बंद हो गई, लेकिन एक गरीब को योजना का पूरा लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया। और केवल उसी स्तर पर नहीं, हर स्तर पर हम देखते थे। खासतौर पर निराश्रित महिलाओं के मुद्दों को लेकर के, वृद्धजनों के पेंशन के मुद्दे को लेकर के हम देखते थे। 300 रुपया महीना पेंशन मिलता था, 6 महीने का पेंशन एक साथ जाता था, तो उसमें से बाबू अपना शेयर मांगता था, क्योंकि चेक देना है 1800 रुपये का चेक, उसमें से 500 रुपये का घूस दो। आज तो कोई घूस नहीं मांग सकता, क्योंकि पैसा उनके हाथ से दूर जा चुका है। अब पैसा यहां से एक क्लिक किया जाता है, एक साथ 1 करोड़ परिवारों के खाते में पैसा चला जाता है और धनराशि भी बढ़ी है। डिजिटल पेमेंट के साथ सबको जोड़ा गया। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का अंतरण उनके अकाउंट में होना शुरू हुआ। दूरदर्शिता नहीं होती तो कोरोना से हम बाद में लड़ते, पहले तो बैंकों में मारपीट होती। और इसमें राहत कार्य की बात तो दूर, हम किसी को कुछ नहीं दे पाते। अनेक स्कीम चलाई गई। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना चलाई गई, पीएम स्टार्टअप की योजना चलाई गई, महिला और दलित उद्यमियों के लिए भी पीएम स्टैंड अप की योजना प्रारंभ की गई। अनेक कार्यक्रम इस रूप में चले। आज के दिन पर 2 करोड़ 61 लाख किसान हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने उस राशि को एक क्लिक से देश के 12 करोड़ किसानों तक उस राशि को पहुंचा देते हैं। यानी 1 मिनट भी नहीं लगता है पैसे को उस लाभार्थी किसान के खाते में पहुंचने में। यह है टेक्नोलॉजी। समय के अनुरूप चलना, उसके अनुरूप देखना और उसके अनुरूप कार्य करना। मुझे लगता है कि शिक्षा भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में सन 2020 में लागू हुई और इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम लागू किए गए। लगातार बेसिक शिक्षा परिषद ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया और मुझे प्रसन्नता है आज इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राथमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 2,09,000 से अधिक विद्यालयों को 2,09,000 से अधिक टैबलेट वितरित करने की कार्रवाई का शुभारंभ हुआ है। यानी हर विद्यालय को 2-2 मिलेंगे। इसका मतलब 1,04,000 से अधिक विद्यालय ऐसे होंगे जिनको 2-2 टैबलेट वहां उपलब्ध होंगे, जिनका उपयोग उस विद्यालय में जो भी इस सरकार से जुड़े हुए, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कंटेंट होंगे, उन सब के बारे में जानकारी लेने और विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी भी उसके माध्यम से अपलोड करने में वहां मदद मिल पाएगी और इसका बेहतर उपयोग आप वहां के माध्यम से कर पाएंगे। आज इस कार्य का शुभारंभ हो रहा है। यह बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया एक बड़ा अभियान है, चलाया गया एक बड़ा अभियान है। बेसिक शिक्षा परिषद को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी विद्यालयों को मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। टेक्नोलॉजी में अब कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लोग भी बेसिक शिक्षा परिषद, जब आपके हाथ में टैबलेट होगा ना,
लोगों को एक विश्वास होगा कि हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक भी अब जानकारी रखते हैं और वह हर प्रकार से पारंगत है। नए नए कंटेंट मिलेंगे देखने के लिए, नई चीजें मिलेंगी, देश और दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दूसरा, 880 आईटीसी लैब्स का भी शुभारंभ आज यहां पे हो रहा है। यानी यह एक कार्यक्रम भी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है और साथ साथ 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में यह स्मार्ट क्लास की कार्रवाई का भी शुभारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से लगभग 90 से 95% विद्यालयों में काफी गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ है और ये केवल विभाग के स्तर पर नहीं, आज ये राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकारा जाता है। इन सभी बातों को लेकर के प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर वातावरण प्राप्त होने से प्रदेश में निवेश भी बढ़ा है, नए उद्योग लग रहे हैं और मैं विभाग से कहूंगा कि स्मार्ट क्लास केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों तक ही सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में भी हम इसको लगाने की दिशा में कार्य कर सकें। इसके लिए CSR की धनराशि से हम प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें और प्रयास होना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, आत्मा को थोड़ा जागृत करने की आवश्यकता है। लोग सहयोग करने को तैयार हैं, लोग सहयोग करेंगे इस दिशा में। पुरातन छात्रों का सम्मेलन हो जाए, उन पुरातन छात्रों से, गांव से जुड़े हुए लोगों से, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, किसी से भी आप कह देंगे कि स्मार्ट क्लास को वहां पे स्थापित करने में कोई समस्या नहीं, बहुत महंगा भी नहीं। लेकिन ये उन बच्चों के जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं, उन बच्चों की सोच को एक नई ऊंचाई देगा, एक नई उड़ान प्रदान कर देगा, उनके सोचने के तरीके को बदल देगा। मैंने चित्रकूट में स्वयं इस बात को महसूस किया जब मैं वहां पर एक विद्यालय में गया और अचानक गया था बिना किसी कार्यक्रम के। तो वहां मैंने एक स्मार्ट क्लास देखा। एक तीसरी क्लास की बच्ची से मैंने पूछा, मैंने कभी इसको जानते हो कैसे चलता है? वो गई, उसने प्लग ऑन किया और स्मार्ट क्लास की पूरी उसको संचालित करने लग गई। यानी ये दिखाता है, और याद रखना वो बच्ची कोल जनजाति से थी। ये दिखाता क्या है? प्रतिभा उसके अंदर है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उसको उस प्रकार के अवसर नहीं मिले। परिणाम क्या था कि अब तक हम उसको ये मानते थे कि ये तो पिछड़ी है, ये बनवासी है, जनजाति है, ये नहीं सीख पाएगा। लेकिन तीसरी क्लास की बच्ची स्मार्ट क्लास का बेहतर तरीके से वहां पर क्रियाशील उसको करके संचालित कर रही थी। आखिर बेसिक शिक्षा परिषद के इन सभी स्कूलों में जहां पे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए वहां लगे और आज वे विद्यालय दर्शनीय होते हैं, दिखते हैं। 6 वर्ष पहले जिनकी स्थिति अत्यंत जर्जर थी, उजाड़ जैसी थी, आज वे विद्यालय दिखते हैं कि हां बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल है। जो बाकी बचे हुए विद्यालय हैं, मैं वहां के प्रधानाचार्यों से, वहां के शिक्षकों से और उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों से भी कहूंगा
कि प्राथमिकता के आधार पर उन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ करके इस वर्ष इस पूरे कार्यक्रम को हम संपन्न करें। दूसरा, हर विद्यालय में खेल का मैदान जरूर हो। इसके लिए हमें ग्राम पंचायत की बैठक के माध्यम से ग्राम पंचायत की लैंड जहां कहीं भी है उसे विद्यालय में ला करके विद्यालय के पास एक खेल का मैदान भी आप जरूर दे दें। ग्राम प्रधान निधि का उसके लिए उपयोग कर लें। आवश्यकता पड़ती है हम पुरातन छात्रों को इसके साथ भी जोड़ें और भी कुछ नया कर सकते हैं। पहल की आवश्यकता है। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों को भी हमें इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट अलंकार, जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, कोई 100 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना है, कोई 125 साल पुराना है, कोई 90 साल, कोई 75 साल, कोई 50 साल। आप याद करिए, पीढ़ियां निकल गई। पीढ़ियों को बनाने में इन विद्यालयों ने योगदान दिया। इन विद्यालयों की तो सबसे पहले जाकर के वर्तमान पीढ़ी को और जो शिक्षक हैं इन सबको सबसे पहले इस विद्यालय में जब जाते हैं तो पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। सही मायने में आरती उन विद्यालयों को उतारनी चाहिए, क्योंकि मौन खड़े रह करके अपने संसाधनों से उन्होंने भारत की पूर्व पीढ़ी को बनाने में, वर्तमान पीढ़ी को बनाने में अपना योगदान किया। अगर ये संसाधन नहीं होते, कैसे ये देश आजादी की लड़ाई लड़ता? कैसे ये देश उस पीढ़ी को पढ़ा पाता जब संसाधन नहीं थे? लेकिन उन संसाधनों से जो पीढ़ी बनी वो भी भूल गई, और जो बचा कुचा था वो ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति ने उसको नष्ट कर दिया। या लखनऊ में ही मैं एक दिन एक विद्यालय में गया था। विद्यालय का भवन जितना बड़ा नहीं था उतने बड़े बड़े उसमें पेड़ उगे हुए थे। मैंने मुख्य सचिव महोदय को भी दिखाया था और फिर उन्होंने फिर उस पर पहल की। तब यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक को थोड़ा चेतना आई, तब वह जाके गए, फिर प्रधानाचार्य से कहे भाई पेड़ फोड़ उखाड़ो। ये बोलना पड़ेगा, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। यानी हम कपड़ा पहने, हम बाल बना करके विद्यालय जाएं, दांतून करके विद्यालय जाएं, अभी बताना पड़ेगा। पान, गुटखा, तंबाकू इसका सेवन न करें, इसके लिए भी अब एक शिक्षक को बताना पड़ेगा। विद्यालय में जाले न दिखाई दें, कहीं धूल न हो, प्लास्टिक का उपयोग न हो, कोई गुटखा तंबाकू विद्यालय परिसर में न सेवन कर सकें। इस स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस प्रकार की भावनाएं आनी चाहिए हमारे मन में। और एक शिक्षक अपने कृतित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए और व्यक्तित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए। इस रूप में जब हम कार्य करेंगे तब समाज के मन में एक श्रद्धा का भाव पैदा होगा। उन विद्यालयों में लगे हुए पेड़ वहां की अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है कि देखिए साहब, सरकार वेतन भी देती है, सब कुछ सरकार दे सकती है, लेकिन पेड़ उखाड़ने के लिए भी मुख्यमंत्री को और मुख्य सचिव को आना पड़े तो इससे बड़ी विचित्र स्थिति क्या हो सकती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, यानी मुझे तीसरी बार तो मैं मुख्य सचिव महोदय को स्पेशली लेके गया था, क्योंकि मैं उससे पहले 2 बार जब गया था, पहली बार मैं देख करके भौचक था, लेकिन मैं भी बाहर कार्यक्रमों में, दूसरे कार्यक्रमों में चला गया, व्यस्त हो गया। अगली बार जब मैं 6 महीने के बाद गया, फिर मैंने पेड़ देखा। मैंने कहा देखो, पहली बार तो हो सकता भूल से रहो, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये विद्यालय बंद हो गया हो। मैंने पूछा क्या इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं? कहा हाँ। तो मैंने कहा यहाँ के प्रधानाचार्य या कोई और है यहाँ पे? तो उस दिन छुट्टी का दिन था एक कार्यक्रम में जिसमें मैं गया था। कहा गया नहीं, तो आज तो विद्यालय बंद है। मैंने कहा ठीक। तीसरी बार मुझे फिर 6 महीने के बाद जाने का अवसर मिला, तो इस बार मैंने उन मुख्य सचिव महोदय को कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ चलिए थोड़ा। तो गए मेरे साथ, तो उन्होंने देखा। मैंने कहा देख रहे ना पेड़?
इसको जमीन पे होना चाहिए था, इस भवन के ऊपर नहीं। और उसके बाद तब फेरो पेड़ उखाड़ा गया। और मैं आप सबसे भी कहूंगा, जब विद्यालय जाते हैं सबसे पहला काम तो होना चाहिए एक शिक्षक के रूप में, विद्यालय अगर 9 बजे लगना है तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है विद्यार्थी 8:45 बजे आए, लेकिन शिक्षक उससे भी आधे घंटे पहले पहुंचे। उसको 7:15 बजे तक, 8:30 बजे तक हर हाल में वहां पहुंचना चाहिए। और प्रधानाचार्य का दायित्व बनता है वह शिक्षकों से भी 15 मिनट पहले पहुंच जाए, उससे 15 मिनट पहले पहुंचे। क्योंकि जब ये प्रवृत्ति आप तय करेंगे, समय से पहले आने की प्रवृत्ति तय करेंगे, तब आप उस विद्यालय के बारे में कुछ सोच रख पाएंगे। हर दिन बैठना, प्रतिदिन के कार्यक्रम को तय करना, विद्यालय बंद होने के पहले वहां के कार्यक्रमों को अगले दिन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके फिर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना। ये चीजें जब होंगी तब जाके आप देख सकते हैं। अलग अलग शिक्षक को अलग अलग जिम्मेदारी दो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो आपके सामने इतने अच्छे अवसर दिए हैं कि आपके पास यानी इतने अच्छे अवसर हो सकते हैं, आपके मन में जो कुछ भी नयापन है करने के लिए, उसको आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्रा के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अपने योगदान के रूप में स्मरणीय बना सकते हैं। और उस दिशा में नए प्रयास की आवश्यकता है। बहुत कुछ हो सकता है। आखिर बेसिक शिक्षा परिषद हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा का तो ये शताब्दी वर्ष है। और मैं धन्यवाद दूंगा, शताब्दी वर्ष में मात्र 15 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम 56 लाख बच्चों का नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दिया। ये चेंज है, ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन हर स्तर पर दिखना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को जोड़ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपसे ये अपेक्षा नहीं हो सकती कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हम अलग अलग उसके साथ जोड़ें, लेकिन छोटे छोटे कार्यों के साथ हम बच्चों के मन में एक रुचि जागृत कर सकते हैं। मॉडल बनाना, मिट्टी के ही मॉडल बनते हैं, वह नए बच्चों के लिए या उन मॉडल्स को जो आप 3री, 4थी, 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, बताएंगे आम कैसे बनता है, आम में कैसा कलर होना चाहिए। अगर मिट्टी के ही अगर आप बना करके और आंगनबाड़ी में उपलब्ध करवा देंगे तो उस नए बच्चे के लिए भी प्री प्राइमरी में जो बच्चा आएगा उसको सीखने के लिए होगा आम का ये मॉडल है, वो देख लेगा हाँ ये आम है। आपने सेब का मॉडल उसको बनवाने में योगदान करा है कि भाई ऐसे सेब बनता है, ये सेब की आकृति होती है। और जब मिड डे मील आपका वितरित होता है, किसी दिन सेब खिलाया उसको भी, सेब का स्वाद कैसा होता है, सेब का कलर कैसे होता है, सेब की साइज क्या होती है दिखा देंगे तो आसानी से उसको बना भी देगा, वो मॉडल बनाएगा। आप प्री प्राइमरी में बच्चों को उस मॉडल को गिफ्ट भी दे दीजिए। यानी दोनों काम हो सकते हैं आपके। ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए भी आप वहां पे नई नई चीजें दें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या है, उस जिले की यूनिक प्रोडक्ट को हम वहां पर उसके बारे में कुछ नई जानकारी, प्रारंभिक जानकारी देने के लिए हम कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई वर्कशॉप बड़ी खोल दीजिए, वहां पर कोई ग्लास के आइटम बनाना शुरू करिए, लेकिन है क्या इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। मॉर्निंग असेंबली होते होगी, बच्चों को बताइए पहले नियमित रूप से दांतून करते हैं कि नहीं करते हैं, स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। इन सब की जानकारी देने के बाद असेंबली के कार्यक्रम को वहां संपन्न करने के बाद फिर कुछ जनरल नॉलेज की बातों को भी अगर बच्चों को आप बताइए, कि देश की राजधानी कहाँ है, बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैं तो बहुत भौचक था। मेरे पास एक बहुत उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए एक सज्जन आए, मैंने उनसे पूछा भी कैसे चल रहा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा आप बड़े हो गए हैं, क्या बच्चों से कभी इंटरेक्शन भी होता है? उन्होंने कहा होता है, एक बार मैंने किया था। मैंने कहा क्या किया था?
कहा कि मैंने उनसे पूछा कि वे श्रीमती इंदिरा गांधी कौन है, तो उन्होंने, बच्चे मेरे पर सामने आके कह रहे थे, कहते हैं कि साहब ये महात्मा गांधी की पौत्री है। मैं बहुत चकता, मैंने कहा आपने कुछ बताया नहीं उन बच्चों को, मैंने कहा स्पेशल क्लास लीजिए उनका। फिर मैंने कहा भी, और कहा कि मैंने उनसे पूछा कि भाई, और एनसीआर का है, याद रखना, कि मैंने उनसे पूछा कि भाई राजघाट में, तो उन्होंने कहा साहब मुर्दे जलाए जाते हैं। ये स्थिति थी। यानी ये आपका जनरल नॉलेज है, आप देना क्या चाहते हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी, आग्रह होगा कि हम लोग वर्तमान पीढ़ी को बनाने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है, मॉर्निंग असेंबली जब होती है, प्रार्थना सभा जब होती है विद्यालयों की, वहां पर नियमित रूप से कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम का हिस्सा बताएं। एक नए सिरे से पीढ़ियों को बनाने का कार्य आप कर रहे हैं। पीढ़ी बनेगी, वह पीढ़ियां आपको जीवन भर याद करेंगी। हम लोगों ने स्वयं, मैं इस चीज को अनुभव करता हूं, अगर हमारे स्कूली शिक्षक नहीं होते, हम लोग इस रूप में नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। और इसीलिए जब मैं कई वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि में गया था गत वर्ष, तो मैंने अपने सभी स्कूली शिक्षकों को बुला के उनका सम्मान किया, क्योंकि मैं जानता हूं उनका उस समय किया गया योगदान हम लोगों के व्यक्तित्व के निर्माण करने और हमें चुनौतियों से जूझने की एक नई प्रेरणा देता रहा। वे सुविधाभोगी नहीं थे, कम संसाधनों में, अल्प वेतन में उन लोगों ने उस समय मेहनत की, तब पीढ़ियां बनी। और यही कार्य आप भी कर सकते हैं, आप भी उस रूप में लोगों के लिए वंदनीय बन सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस कार्य में अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज यहां पर जिन 94 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, वे सब अपने कार्यों के माध्यम से अगले वर्ष अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। और एक मेरिट तय होनी चाहिए पहले से, पूरे कार्यक्रमों के साथ इसको जोड़ करके हम आगे बढ़ाएंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी गुरुजनों का, सभी शिक्षकों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बन सके। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मार्गदर्शन के लिए आपसे अनुरोध है कि सभागार में अपना आसन ग्रहण करें, जिससे ग्रुप फोटोग्राफ हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन सदैव हमें एक नई ऊर्जा और दिशा देता है। सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था को बनाए रखें, अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठे, जिससे सभी की फोटो आ सके। अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं, व्यवस्थित होकर बैठ जाएं, खड़े ना हो, आपके पीछे वाले व्यक्ति की फोटो नहीं आएगी। बैठ जाएं।